नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और लॉकडाउन से ठप हुई अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ का बूस्टर डोज दिया था। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई राहत देने वाले ऐलान किए। कुछ सेक्टर्स की बजट को लेकर सस्पेंस को उन्होंने खत्म कर दिया। अब तक किस सेक्टर के लिए कितना बजट तय किया गया है, चलिए सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके जरिए किस सेक्टर को क्या मिला है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। एमएसएमई 3 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है एमएसएमई के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, और इसके जरिए इस सेक्टर को राहत देने की कोशिश निर्मला सीतारमण की ओर से। जबकि एनबीएफसी को 30,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। आपको बता दें 20 लाख करोड़ का जो बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब देश को आगे ले जाने के लिए दिया, उसमें अलग अलग सेक्टर्स को किस हिसाब से किसको कितना फायदा मिलेगा, इन आंकड़ों के जरिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। पावर जनरेटिंग कंपनी को 90,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण की ओर से विस्तार से उन्होंने इसको लेकर जानकारी भी दी है। जबकि पीएफ ईपीएफ पर बड़ी घोषणा, और यहां पर इस सेक्टर को 2,500 यानी कि 250 करोड़ का फायदा पहुंचाने की कोशिश, ताकि वहां पर इस वक्त जो स्लो स्थिति देखी जा रही है उसमें कम से कम उनको राहत दी जा सके। टैक्स के लिहाज से समझिए 31 मार्च तक टीडीएस और टीसीएस में 25% कटौती का ऐलान भी किया गया है। इसके आगे ये इनकम टैक्स की बात हो गई, जबकि आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दी गई है। ये एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है, क्योंकि कोरोना का ये संकट काल है। इस दौरान अब तमाम अलग अलग हिस्सों से जूझते हुए लोग, उसमें टैक्स में राहत को लेकर ये नई तारीख। जबकि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बड़ी राहत, रेलवे रोडवेज से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 महीने की राहत का ऐलान आज वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। आंशिक सिक्योरिटी को वापस किया जाएगा, इसकी बात भी उनकी ओर से की गई है। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं निर्मला सीतारमण की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनियों की पीएफ में हिस्सेदारी 12% की जगह अब 10% तक कर दी गई है। इसके जरिए राहत देने की कोशिश वित्त मंत्री की ओर से की गई है। जबकि छोटी कंपनी में 15,000 से कम सैलरी वालों के पीएफ का पैसा सरकार देगी। यह बड़ा ऐलान किया गया है। छोटी कंपनी जिसमें से 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, उनमें 15,000 को लेकर यह बड़ा ऐलान। जबकि टीडीएस की दरों में 25% की कमी का ऐलान निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया। अनुराग ठाकुर ने भी, वित्त राज्य मंत्री ने विस्तार से इसको लेकर जानकारी दी। छोटी कंपनी में 15,000 से कम सैलरी वालों के लिए पीएफ का पैसा सरकार देगी। छोटी कंपनी यानी कि जिसमें 100 से कम लोग काम करते हैं, उन कंपनियों को राहत पहुंचाने की कोशिश यहां पर वित्त मंत्री की ओर से की गई है। तो इन आंकड़ों के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए, रियल एस्टेट के लिए रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को 6 महीने की राहत। यहां पर बड़ी खबर यह है, रियल एस्टेट के लिए इस राहत के जरिए फायदा पहुंचाने की कोशिश, ताकि वहां पर आपाधापी की स्थिति पैदा ना हो पाए। रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को 6 महीने की राहत का ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। तो इन तमाम बड़ी बातों के जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, कोरोना ये काल जरूर है, लेकिन देश को आगे लेकर कैसे जाया जाए। वो तमाम सेक्टर्स जहां पर अभी काफी ज्यादा स्लो डाउन देखा जा रहा है, उनमें रफ्तार कैसे दी जाए, इन्हीं बातों का जिक्र करती हुई वित्त मंत्री आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लंबी चौड़ी रही उसमें दिखाई दी। निर्मला सीतारमण ने आज कर्मचारियों, एमएसएमई और रियल स्टेट जैसे सेक्टरों के लिए राहत का ऐलान किया, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी है। वित्त मंत्री 3 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के पैकेज पर विस्तार से जानकारी देती रहेंगी। 20 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ का ऐलान आज उनकी ओर से अलग अलग सेक्टर्स को लेकर कर दिया गया है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस महामारी के महापैकेज का ऐलान किया था, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उस पर विस्तार से जानकारी दी। तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी राहत का ऐलान उन लोगों को मिला जो टीडीएस जमा करते हैं। 31 मार्च 2011 तक के लिए उनकी कटौती में 25% की राहत दी गई है। जो टीडीएस रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और टीसीएस रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है।
फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। इसके साथ ही कर्मचारियों को दूसरी बड़ी राहत ईपीएफ के तौर पर दी गई है। ऐसी कंपनी जिनमें 100 से कम कर्मचारी हैं और 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारी 90% हैं, उनका ईपीएफ केंद्र सरकार अगले 3 महीने और देगी। ये राहत मार्च से जारी थी। 12% is paid by the employer and 12% by the employee contribution. We extend the support which Government of India gave for another 3 months. वहीं जो कर्मचारी इस दायरे से बाहर आते हैं, उन्हें कुल ईपीएफ का 10% ही देना होगा। बाकी का 2% उनके वेतन के साथ उन्हें दिया जाएगा। दरअसल सरकार का लक्ष्य है कि लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ताकि बाजार में खर्च से मांग को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों को राहत देने के लिए उनकी परिभाषा को बदल दिया। वहीं उन्हें 3 लाख करोड़ तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा। इसका फायदा 45 लाख से ज्यादा इकाइयों को मिलेगा। विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत दी गई है। इस मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। बिल्डरों को मकान पूरा करने के लिए वक्त मिलेगा। वहीं सभी सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे, हाईवे के ठेकेदारों को भी 6 महीने तक राहत मिलेगी। आज तक ब्यूरो। भविष्य के सपने को कैसे साकार करना है, उसी की कोशिश दरअसल इस बड़े पैकेज के जरिए सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत इस कोरोना काल में भी कैसे बने, चुनौतियों को कैसे तब्दील कर दिया जाए अवसर में, दरअसल ये उसी की कोशिश और कवायद है। आगे भी वित्त मंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से चलती रहेगी और बाकी के जो पैसे यानी कि 6 लाख करोड़ का आज ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बाकी 20 लाख करोड़ में जो 14 लाख करोड़ है उनको कहां किस तरह से दिया गया है, इसका ऐलान कल और परसों करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आएंगी। वहीं कोरोना को लेकर सरकार आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। कल प्रधानमंत्री ने बीमारी को एक मौके के तौर पर लेने की बात कही थी, जहां से 21वीं सदी का ताकतवर भारत दिखे। ऐसे में लघु उद्योगों पर सरकार सबसे ज्यादा मेहरबान दिख रही है और उसी का जिक्र इस वक्त इन आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें अपनाने की बात कही गई है। लोन 4 साल का होगा जिसे चुकाना होगा, 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी आपको, इसका भी जिक्र किया गया है। जबकि 31 अक्टूबर 2020 तक लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होंगी। माइक्रो इंडस्ट्री के लिए निवेश 25 लाख से बढ़ाकर उसको और ज्यादा कर दिया गया है। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन गारंटी फ्री किया गया है, जबकि 45 लाख एमएसएमईज को इसका सीधे फायदा मिलेगा। इसका जिक्र वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। लोन 4 साल में चुका देना होगा। वहीं केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ से कोरोना और लॉकडाउन का तोड़ निकालने में लगातार जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष को यह पैकेज पसंद नहीं आया है। ममता बनर्जी ने जहां इसे बिग जीरो कहा, वहीं पी चिदम्बरम ने कहा है कि पीएम मोदी ने बस हेडलाइन दे दी है, लेकिन पेज सादा है। দেখুন, প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ করা হচ্ছে, আমরা একটা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিছু তো হলোই না, উপরন্তু ভাওতার পর ভাওতা। এটা কি? দেশকে এভাবে ভাওতা দেওয়ার মানেটা কি? Let me first point out that there is nothing, absolutely nothing, in what the finance minister said today for the lakhs of poor, hungry, and devastated migrant workers who have walked, and many thousands are still walking back to their home states. This is a cruel blow dealt to those who toil every day. तो एक तरफ सरकार जहां पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर निशाना साध रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब बात कोरोना के ताजा आंकड़ों की कर देते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार कहीं तेज तो कहीं धीमी है। देश में संक्रमितों की तादाद 75,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि करीब 2,500 लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है।
ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में कोरोना से 2415 मरीजों की मौत का ये आंकड़ा जो अपने आप में परेशान करने वाला है, जबकि कोरोना के अब तक 74,281 मामले सामने आ चुके हैं। उधर दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की तादाद 8,000 के करीब है। सरकार ट्रेनों के बाद मेट्रो चलाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। बीते 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों में दिल्ली पुलिस से लेकर एयर इंडिया के स्टाफ और सीआईएसएफ के जवान शामिल हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 7,998 केस आ चुके हैं। इनमें से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 349 नए मामले सामने आ चुके हैं। अच्छी बात है कि पिछले 24 घंटे में 346 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इस तरह से कुल 2,858 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद मंडी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। तो जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे आ रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान आ रहे हैं, वो भी काफ़ी इसके अंदर काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से ही ड्यूटी पे आ रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने से तो लॉकडाउन था, सिर्फ वही लोग आ रहे थे जिन लोगों को इसमें काम करना था, तो चांसेस तो रहते हैं। उधर दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। 12 मई तक दिल्ली पुलिस के कुल 143 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 115 एक्टिव केस हैं। कल एक आईपीएस अफसर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के दिल्ली में कुल 27 जवान वायरस के शिकार हो चुके हैं। पूरा देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जवान भी तैनाती से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इसी ड्यूटी के दौरान पूरे हिंदुस्तान में सीआईएसएफ के 109 जवान कोरोना का शिकार हो गए, यानी कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दिल्ली मेट्रो बंद है, लेकिन इसके शुरू होने पर कोरोना संक्रमण को रोकने की बड़ी चुनौती होगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से लॉकडाउन पर जो राय मांगी थी, उस पर 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जवाब दिया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस पर मार वहीं 143 बीमार और लगातार बढ़ते हुए आंकड़े यकीनन दिल्ली सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो वहीं अगर आपको लेकर चले यूपी, जहां पर कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है ताज नगरी आगरा, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बेकाबू होते हुए चले जा रहे हैं। 72 घंटे के लिए आगरा को लिहाजा सील करना पड़ा है। कर्फ्यू जैसे हालात इस वक्त पूरी नगरी में देखने को मिल रहा है। यूपी में कोरोना एपिसेंटर बने आगरा में कोरोना के संक्रमण के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लिहाजा 72 घंटे के लिए आगरा को सील कर दिया गया है और यहां कर्फ्यू जैसे हालात हैं। वहीं आगरा सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कुल 14 कैदियों और 13 जेल स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया था। इनमें से 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल 100 कैदियों को क्वारंटीन किया गया है। जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, उसमें जो 13 हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो सभी नेगेटिव हैं और जो 14 बंदियों की रिपोर्ट्स थी उसमें से 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरा में कोरोना मरीज मिलने की शुरुआत 3 मार्च को तब हुई जब इटली से एक कारोबारी लौटा। मार्च में 11 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। अप्रैल महीना खत्म होते होते आंकड़ा 455 पर पहुंच गया। 13 मई तक आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 777 हो गई। अब तक 25 लोगों ने आगरा में दम तोड़ दिया है। मार्च में कोरोना पर लगाम कसे जाने के बाद आगरा के मॉडल की तारीफ की जा रही थी, लेकिन अब वो मॉडल फेल हो गया है। कोरोना के खिलाफ जो आगरा शहर एक मॉडल बनकर उभरा था, वो आगरा मॉडल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि सरकार को वहां बड़े प्रशासनिक फेरबदल करने पड़े हैं। 3 सीनियर अधिकारियों को आगरा की कमान देकर भेजा गया है और सीएमओ को आखिरकार हटाना ही पड़ा है। बताया जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा विभाग की खस्ता हालत है।
नौबत यहाँ तक है कि परिजनों को शव दिए जाते समय उसकी अदला बदली तक हो गई। कैंसर की मरीज इलाज करा रही है और चूहा उसका पैर काट रहा है। 2 धर्म के लोगों की डेड बॉडी आपस में एक्सचेंज हो गई है। जब केवल 2 मौतें थीं तो डेड बॉडी कैसे एक्सचेंज हो गई है? महामारी में तो जब ज़्यादा मौतें होंगी तब ये कन्फ्यूजन हो सकता है। खतरनाक हालात को भांपकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा हस्तक्षेप किया और यूपी के प्रमुख सचिव आलोक कुमार को आगरा का नोडल अधिकारी बना दिया। उनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, शिक्षा रजनीश दुबे समेत 3 अधिकारियों को कोरोना पर काबू पाने के लिए लखनऊ से आगरा भेज दिया है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आगरा में संक्रमण की तेज रफ्तार उससे सटे हुए शहरों के लिए भी मुसीबत और बड़ी चुनौती लेकर आ रही है। तो वहीं आजादी के बाद पलायन की सबसे भयावह तस्वीर देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है। रात हो या दिन, सड़कों पर मजदूरों के जत्थे भूखे प्यासे इस दर्दनाक पलायन की त्रासदी झेल रहे हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की लंबी कतारें लगी हैं। मुसीबत के मारे मजदूरों का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है। प्रवासी मजदूरों के पलायन की ये दर्दनाक तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। लॉकडाउन के बाद जब खाने के लाले पड़ गए और भूखे पेट सोने की नौबत आ गई तो मजदूर अपने अपने घरों को चल पड़े। लाखों मजदूर इन दिनों सड़क पर बस यूं ही बेबस लाचार चले जा रहे हैं। सिर पे गठरी और साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें देखकर कलीजा मुंह को आ जाए। कहीं ट्रक पर जानवरों की तरह ठूस दिए गए मजदूर हैं तो कहीं सड़क पर राहत की तलाश में बेबस झांकती आंखें। ये महज एमपी बॉर्डर से 15 से 20 मिनट की दूरी का हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं लद के प्राइवेट टेम्पो हो चाहे ट्रक हो, प्रवासी मजदूर लद के ऐसी हालत में, जब इतनी गर्मी है, धूप है, ये लोग सब मुंबई से, पुणे से, थाने से निकले हुए प्रवासी मजदूर अब अपने अपने स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर से करीब 15 मिनट दूर धुले में, महाराष्ट्र में। किसी तरह ये मजदूर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में दाखिल तो हो गए, लेकिन अब यूपी और बिहार जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लिहाजा बस के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। 4 बजे से यहाँ पे लाइन लगा के रखा है, कोई व्यवस्था नहीं। मेरे साथ 15 दिन की बच्ची है जिसके सुबह 4 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं। कभी पब्लिक को इधर भगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं। हम लोग रात से ही इधर है, कितने बसें आई, ऐसे ही चढ़ कर सब भाग रहे हैं। 4 बजे से आप लोग कल बैठे हुए, अभी तक कोई बस कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ सुविधा नहीं। जिस महाराष्ट्र से पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है वहाँ कोरोना का भयानक तांडव मचा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 53 मौतें हो चुकी है और 1000 से ज्यादा नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 24,000 के पार जा चुका है और अब तक 921 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के हाल और भी बदतर हैं, जहां कोरोना से अब तक 556 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हैं और कोरोना से 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। लिहाजा अब राज्य सरकार ने केंद्र से 20 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की मांगी है। राज्य में कोरोना के वजह से पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा कोहराम गुजरात में मचा है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित अहमदाबाद है। गुजरात में कोरोना से अब तक 537 मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 8,903 तक जा पहुंचा है। गुजरात कोरोना संक्रमण के मामले में देश भर में नंबर 2 पर है। बावजूद इसके रूपाणी सरकार लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अब कई शहरों में धीरे धीरे इंडस्ट्री को खोलने की तैयारी चल रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ तनुश्री पांडे, आज तक ब्यूरो। और ऐसे में जहां पर इंडस्ट्रीज खुलेंगी वहां पर मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मजदूर इस वक्त अपने घरों को जाना चाहते हैं, रास्ते में भी हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी वापसी बिहार में हुई है।
लाखों मजदूरों को 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है ताकि जानलेवा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन क्वारंटीन सेंटर में इंतजामात को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के क्वारंटीन सेंटर की तुलना टॉर्चर कैंप से की है। क्वारंटीन सेंटर में हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बिहार के बाढ़ की हैं, जहां खाना पानी की दिक्कत से नाराज श्रमिकों ने क्वारंटीन सेंटर में जमकर बवाल काटा और कुर्सियां तोड़ दी। श्रमिकों ने क्वारंटीन सेंटर में बवाल का वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। ऐसा ही हंगामा मोतिहारी, बेतिया और मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में भी हुआ। बेतिया में तो प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर से निकलकर थाने तक जा पहुंचे। ज्यादातर क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिक खाने पीने और साफ सफाई की शिकायतें कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के क्वारंटीन सेंटर की तुलना टॉर्चर कैंप से की है। पलटवार करते हुए सत्ताधारी जेडीयू ने आरजेडी पर संकट काल में भी सियासत का आरोप लगाया है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की जो बदहाल स्थिति है, ये आए दिन उजागर हो रही है। कुव्यवस्था कहीं न फैले, इसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की बनती है। अगर किसी की गलती के कारण हुआ है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। खाने पीने की तमाम सुविधाओं की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें जो भी अधिकारी गलती करते पाए जाएंगे वो नप जाएंगे। अब बिहार की सबसे बड़ी चुनौती प्रवासी श्रमिकों को संभालने की है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो बिहार में कोरोना को काबू कर पाना मुश्किल होगा। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उधर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर होने की बात कही थी। अब भारतीय सेना भी इस ओर कदम उठा रही है। अब सेना की कैंटीन में स्वदेशी सामान पर जोर दिया जाएगा, जिसे लेकर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे से बातचीत की है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। इन सबके बीच चीन पाकिस्तान पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है चीन से लद्दाख सिक्किम में टकराव संयोग की बात है। कमांडर लेवल पर सुलझा लेंगे मामला, इस बात का भरोसा भी नरवणे जी की ओर से दिया गया है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज तक से बातचीत में ये महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने कहा है कि कमांडर लेवल पर हम इस मामले को सुलझा लेंगे, इस तरह की मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब एक और नया हिजबुल का कोई नेता वहां पर तैयार हो रहा है, ऐसी इसको लेकर क्या रणनीति होगी सेना की? देखिए, हर यूनिट को कई टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क के मुताबिक वो अपना प्लानिंग करते हैं और कई बार उस प्लानिंग के हिसाब से वो कामयाब भी हो जाते हैं टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए और लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये कार्रवाई हर यूनिट इसी तरीके से करती रहेगी। सर, कल प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की उसमें एक लोकल प्रोडक्ट की उन्होंने बात की। लोकल प्रोडक्ट को हमें वोकल होकर उनका प्रचार करना होगा। सेना के स्तर पर किस तरह से मेक इन इंडिया की बात की जा रही है? हालांकि काफ़ी जो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त चल भी रहे हैं। देखिए, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारा पहले से जोर था और कि पिछले 2-3 साल से हम इस पर जोर दे रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में जो हमने ऑर्डर दिए हैं पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 70 से 75% से ज़्यादा जो ऑर्डर इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं, टोटल नंबर्स में भी और वैल्यू में भी। और आने वाले समय भी हम इसको और भी बढ़ावा देंगे। इसके अलावा कई गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव हैं और योजनाएं हैं, जैसे मेक 1 मेक 2, जिसके अंतर्गत जो सिविल प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर्स सिर्फ OFB या DPSUs को जाने हैं, ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी जा सकते हैं। और कुछ दिनों पहले ही हमने L&T के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया है माइन प्लाउज के लिए, जिसका तकरीबन 70 करोड़ का ऑर्डर है। तो इस तरीके से हम और भी ऐसे ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो वो इंडिया में ही बने। खासतौर से जो आर्मी की काफ़ी बड़ी कैंटीन्स हैं वहाँ पर भी आपको लगता है कि संभावना है जो हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाने की? हमारे कैंटीन में जो भी बिकता है वो मेक इन इंडिया ही है। बहुत धन्यवाद। तो जनरल
MM नरवणे साहब का कहना है कि खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली जो सरहद है वहां पर सेना अपनी जो SOP है उसके तहत पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। जीतने की दिल्ली आज तक। सेनाध्यक्ष के साथ ये महत्वपूर्ण बातचीत, सेना के बढ़ते कदम आत्मनिर्भरता की ओर पूरी तरह से, हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले से ही हमारा पूरा फोकस इसी बात पर था। उधर देश में खुशियों की ट्रेन तो दौड़ने लगी है, लेकिन ये ट्रेन मंजिल पर पहुंचकर नई समस्या को जन्म दे रही है। दूर दूर से लोग अपने शहर आ रहे हैं, लेकिन स्टेशन से घर जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा। बारह मई से खुशियों की ट्रेन पटरियों पर दौड़नी शुरू हो गई, लेकिन सड़कों पर समस्या जस की तस बनी हुई है। ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन रेलवे स्टेशन से घर जाना एक बड़ी समस्या बन गई। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर न ऑटो हैं और न ही गाड़ियां। कई लोगों का घर तो रेड जोन में है। ऐसे में स्टेशन के बाहर ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो गई जिन्हें अपने घर जाने का साधन नहीं मिल रहा। बस यही है कि थोड़ी व्यवस्था कर दे। जब आपने इतना किया है, रेलवे वगैरह इसका किया है, तो थोड़ा यहाँ भी देखना चाहिए कि अब यहाँ से मतलब कैसे जाएंगे ये लोग। अगर आपने ये व्यवस्था करी है तो ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली के हैं दिल्ली के ही लोग आएंगे, जो उसके आसपास के क्षेत्र के भी लोग हैं वो भी तो पहुंचना चाहेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था करें। ये नहीं कि पर्सनल गाड़ियाँ बोल दी, एटलीस्ट कुछ टैक्सी जिनको नंबर दें जिससे कि कुछ वेट करें जो उनको पहुँचा सकें, क्योंकि एक टैक्सी अवेलेबल नहीं यहाँ से हम टैक्सी करके जा सकें। समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, NCR में आने वाले लोग भी नई दिल्ली स्टेशन आते हैं। ऐसे में हरियाणा और यूपी की गाड़ियों का दिल्ली के लिए परमिट मिलना भी एक चुनौती है, जिसने स्टेशन पर खड़े लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है। क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं, दिक्कत क्या? तो क्या करेंगे, गाड़ी नहीं है ना, यहाँ पे कोई जाने के लिए सुविधा नहीं है, नहीं ओला उबर कुछ बुक नहीं हो रहा है। फिर घर फोन किए हैं तो बाइक लेकर के जब तक पहुँचे तब जाएंगे ना। सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं बंद है, लिहाजा लोग घर कैसे जाएं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लॉकडाउन में राहत के महा पैकेज पर लगेगी जयंत सिन्हा की क्लास। जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।